नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। जनता को नेता पर विश्वास, सरकार पर देश को विश्वास, और यह भी एक विश्वास ही है कि देश के करोड़ों लोग हमारे शो को देखते हैं और बेहद पसंद करते हैं, इसलिए नंबर 1 है। और आज का हमारा ये स्पेशल एडिशन पूरी तरह विश्वास से भरा है, क्योंकि आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं उनके पागलपन पर भी लोगों को विश्वास है, उनके दीवानेपन पर भी युवा पीढ़ी को भरपूर विश्वास है, उनकी जुबान पर साक्षात सरस्वती का वास है। कवि से लेकर नेता तक उनके हर अंदाज पर लोगों को विश्वास है। वो राष्ट्रभक्ति की मुखर आवाज है और हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। साधारण परिवार से आसमान की ऊंचाई तय करने वाले आज हमारे बीच हैं जाने माने कवि, मुखर वक्ता और थोड़े बहुत नेता भी, कुमार विश्वास। प्लीज वेलकम कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये तो स्टूडियोज की तालियों की गड़गड़ाहट है, लेकिन स्टूडियोज के बाहर इस समय आपका ये एडिशन, ये प्रोग्राम जो लोग देख रहे होंगे वो घर बैठे तालियां बजा रहे होंगे आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी राम की धुन भी वो सुनना चाहते हैं, आपकी राष्ट्रभक्ति की धुन भी वो सुनना चाहते हैं, और आप इस युवा भारत की हिंदी की पहचान है उसकी धुन भी वो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत स्वागत है कुमार विश्वास का। आपकी नई किताब आ रही है जी, और और आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन 13 साल के लंबे अंतराल के बाद ये किताब आ रही है, इतना वक्त क्यों लगा कुमार भाई? देखिए, आपके जाने के बाद आपकी किताब जिंदा रहती है जी। 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद। कबीर को पहली बार पहचाना धार्मिक गुरु के बजाय लेखक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तुलसी को पहली बार पहचाना ग्रियर्सन ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वर्षों बाद। तो वो तो बहुत बड़े लोग थे, मैं सामान्य आदमी हूँ। तो किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए या प्रकाशकों को खुश करने के लिए कि हर वर्ष एक किताब आती है, हर वर्ष अच्छी किताब आती है, बजाय इसके कि जब उसके लायक मैटर आपके पास हो जी, तब अब खुशी की बात यह है कि जहां ये मिल रही है, अमेज़न जहां पर किताब मिल रही है जी जी, वहां पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी अंग्रेजी को पछाड़कर नंबर 1 पर बेस्ट सेलर पे खड़ी हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से। तो तालियां जी। लेकिन आपका सफर कहां से शुरू होता है, आपका सफर कहां तक पहुंचा है, और हम विश्वास रखते हैं कि आपका सफर और आगे बढ़ेगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कुमार विश्वास ने, एक साधारण परिवार में जन्मे कुमार विश्वास इस बुलंदी तक पहुंचे हैं कैसे? नॉस्टैल्जिया है। और देखिए क्या है कि सफलताओं की कहानी बनती हैं, असफलताओं की कहानी नहीं बनती। तो ये तय है कि मेरे जैसा सपना देखने वाले या मेरी तरह संघर्ष करने वाले इस देश में लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से कुछ को सफलता मिल जाती है तो वो आपके साथ बैठ के स्टूडियो में और बड़े बड़े चैनल्स में बात कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे सिर्फ ये निवेदन है कि वो मायूस ना हो। बस ये ध्यान रखें कि शायद प्रयास ढंग से नहीं हुआ, एक बार फिर करें। क्योंकि मेरे यहाँ पहुँचने में भी और थोड़ा सा और आगे पहुँचने जहाँ का मन है, जहाँ की महत्वाकांक्षाएँ हैं, वहाँ एक रात नहीं लगी। ये जो आपने बोला ना कि 31 साल पहले पढ़ा था, तो ये बोलने में तो 1 सेकंड गया कि 31 साल पहले पहला प्रोग्राम पढ़ा था जी। लेकिन वो 31 साल तो अपनी तरीके से चले ना। आपकी कविता भी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि कुछ की सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी। तो वो जो 28 कवि जिन्होंने मना किया, जिन्होंने लेटर्स लिखे, जिन्होंने अपयश फैलाया, जिन्होंने षड्यंत्र करे, वो अब जब मिलते हैं तो उनका चेहरा, जिनके खिलाफ लेटर लिखते हैं वो बड़े बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका को लेटर लिखा, वो प्रधानमंत्री बन गए। आपके खिलाफ लेटर बना लिखा, आप देश के जाने माने या विश्व के जाने माने कवि बन गए। तो ये लेटर जिसके खिलाफ लिख दे बेहतर है। लेकिन ये ऐसा ना, अब भी आप नरेंद्र मोदी के लिए किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए। जी जी जी। ऐसा ना होता तो ये होता है कि यार इस आदमी का कैरियर देखो। और ऐसा नहीं है। जिन्होंने 28 ने मेरे खिलाफ लिखा, उन्होंने मेरे से पहले बहुत संभावनाशील कैरियर्स की हत्या की थी। एक आरोप तो हमारा भी है कि आप हिंदी के कवि हैं, हालांकि हिंदी, और आप स्टाइलिश इतने हैं कि आप अपनी किताब जाके कपिल शर्मा के शो में लॉन्च कर देते हैं, तो तकलीफ तो होगी लोगों को। नहीं, देखिए, एक तो मेरा इस बात से विरोध है कि अगर अंग्रेजी का एक लेखक जी अपने लुगदी साहित्य के लिए
जो बिल्कुल लुगदी टाइप साहित्य है, लड़का लड़की से मिला, फिर वहाँ पिज्ज़ा खाया, फिर कार में बैठ गया, फिर कार की खिड़की बंद हो गई, फिर कार हिलने लगी, फिर क्या है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे भी दोस्त हैं। अगर उनको एक किताब के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, प्रकाशक देता है कि 5 करोड़ रुपए, तो पूरी तरफ चर्चा होती है कि अच्छा देखिए अंग्रेजी में उपन्यास लिख रहे हैं 5 करोड़। पर अगर कुमार विश्वास पैसे मांगते हैं या लेते हैं तो फिर तो हिंदी का दारिद्र बोध ऐसा क्यों बना दिया है कि हिंदी का मतलब मरे गिरे होने चाहिए, झोला लटका हुआ हो, मुंह लटका हुआ हो, है ना, और वो ऐसे ना आए, वो कहें कि बस आपकी कृपा है। हिंदी स्वाभिमानी माँ है, संघर्षशील माता है, और उसके बेटों ने तपस्या से कमाया। आपने चंद दिनों पहले एक ट्वीट किया था, उसको मैं पढ़ देता हूं। ऐसा नहीं है कि दिल में कोई आरजू नहीं है, 100 आरजू जमा है मगर उसमें तू नहीं है। आपकी कौन सी आरजू है जो दिल में तो है लेकिन अधूरी है? आज जरा बताइए दर्शकों के सामने। देखिए, चाणक्य ने कहा है संतुष्टा द्विजा नष्टा असंतुष्टा च महीपति। द्विज मतलब पढ़ने लिखने का काम करने वाला। पढ़ने लिखने का काम करने वाला आदमी अगर संतुष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाता है। मैं हर कविता गजल लिखने के बाद 3-4-5 दिन उसकी खुमारी में रहता हूं कि कमाल हो गया, वाह क्या लिख दिया है, हमसे आगे तो कोई पैदा ना हुआ था ना हुआ है जी। उसके 3-4 दिन बाद मैं किसी का शेर पढ़ता हूं, किसी नए लड़के का, कल परसों लिखना शुरू किया इस बच्चे ने, और मुझे लगता है कि अरे यार ये तो इससे तुझसे आगे लिख दिया इसने। मैंने कृष्ण पर 2 छंद लिखे, बड़ा खुश मैंने एक लड़का सुना बम्बई के पास का, जुबैर अली ताबिश, 25-30 साल का लड़का है, इस्लाम मानने वाला है। जन्माष्टमी से पहले उसने मुझे शेर भेजा, मैं तो रोने की स्थिति पे आ गया। बंसी सब सुर साधे है, बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन पर बाजे है, हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है जी। तो ख्वाहिशें दफन नहीं चाहिए। आप तो शेर और छंद में अटक गए, मैं क्योंकि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं, मुझे लगा कहीं राज्यसभा वाली आरजू तो नहीं थी जो गुप्ता बंधुओं ने। नहीं, राज्यसभा की अक्सर बात आती है। देखिए, राज्यसभा पहली बात तो ये थी कि हमने उसे अर्जित किया था, हमने गली गली जाकर उसे इस योग्य बनाया था कि हमने जो संगठन बनाया उसके पास दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 लोग। तो सांप लपेटने वाले गुप्ता जी जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे लगता है उनको ज्यादा समझ में आता होगा तो उनको भेजा, वो सब अलग बात है, वो सब प्रसंग भी पुराना हो गया, बात भी खत्म हो गई। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मन था, मेरा स्वयं का मन था। मैंने अभी भी कोई राज्यसभा की सीट अगर खाली होती है तो सुनने में आता कि कुमार विश्वास वहां जा सकते हैं, लेकिन आप जाते नहीं या जाना नहीं चाहते। 2 अंतर हैं हमेशा, एक तो है जगह बनाना, एक होता है जगह घेरना। मैं जगह घेरना नहीं चाहता, मैं जगह बनाना चाहता हूं कि जब भी बने मेरी जगह बने। यानी खबरों में दम है, हमारे सूत्रों में दम है। आपके सूत्रों में दम है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेता की तरह इतना ओछा नहीं हूं कि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन लोगों के नाम बोलूं जो मेरे पास राज्यसभा ले लेके आते हैं या कहते हैं हमारी ओर से आ जाइए। उनका मैं आभारी हूं, वो दोनों तीनों पार्टियां जो भी आई हैं उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा मेरे विषय में। मुझे लगता है समय सही होगा, अनुकूल होगा तो हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो भी मैं कुमार विश्वास तो मरूंगा यार, कम से कम इतना तो। चलिए एक सवाल पूछते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आपको मनाने आते हैं, कहते हैं कि आ जाओ विश्वास, दोस्त हो तुम हमारे और उप मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मान जाएंगे कुमार विश्वास? एक तो होता है कि पता ना होना आपके बारे में ना, और एक बात होता है कंफर्म होना। तो वो जो आप कह रहे हैं, पहले पता नहीं था, अब कंफर्म है कि क्या कंफर्म है? मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं जरा पूछिए क्या कंफर्म है। कंफर्म यह है कि भारतीय राजनीति में कई प्रकार के रोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो मधुमेह है, आप मेहनत कराइए, दौड़ाइए उन्हें, कराइए, थोड़ा करिए तो ठीक स्वस्थ काम करेंगे। होता ना, आपको शुगर हो गई तो दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, काम है ना, ठीक हो गया। कांग्रेस है, वो भारतीय राजनीति में जितने प्रकार के कुमार्ग पैदा हुए उनकी गंगोत्री है, वो कैंसर जैसा है जी। काट दीजिए, कुछ इलाज कर दीजिए, ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा जी। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जी, जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है कि आप उनसे बचे रहें कि भैया माफ करिए हमको, हमसे हो गई। केजरीवाल बदल क्यों गए? क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से आते हैं, बदल क्यों गए? देखिए, मैं इन दिनों राम पर बोल रहा हूं, जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात करूं? आप मुझे अच्छी बात करिए आप। अब अच्छी बात कर लेते हैं, भविष्य की बात करते हैं। अच्छी बात। खबर तो ये भी है कि बीजेपी चाहती है कि आप उनको ज्वाइन कर लें। नहीं, इसमें अधूरी खबर इसलिए है कि बाकी और कई हैं जो चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूं।
और भी बाकी लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें ज्वाइन कर लूं। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जगह घेरना और जगह बनाने में अंतर है। पहली भी राजनीति इसलिए नहीं की थी कि राज्यसभा जाना है, इसलिए नहीं की थी कि पार्टी बनानी है, इसलिए की थी कि मुझे लगा एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, भारत अपनी विचार के टर्निंग पॉइंट पर है। अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो युग मुझसे पूछेगा, इसलिए मैं खड़ा हो गया। हमारे घर से ही शुरू हुआ, हमारे घर में प्लान बना, जहां मैं रहता हूं वसुंधरा में, वहीं मीटिंग्स हुई, शुरुआत हुई, वहीं पार्टी का प्लान बना। लेकिन वो उस पद से आपने दिल्ली में सरकार बनाई, इससे कौन इनकार कर सकता है कि आपकी बड़ी मेहनत थी उसके पीछे। और किरण बेदी जब एक समय पर बीजेपी की कैंडिडेट दिल्ली के चुनाव में डिक्लेयर हुई, ऐसा लग रहा था कि चुनाव में केजरीवाल की सिचुएशन टाइट हो सकती है, लेकिन आपने बहुत डट के मुकाबला करा। लेकिन अब वो किरण बेदी की जगह अगर आपको दी जाएगी तो आप आएंगे दिल्ली में? हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तय है कि मैंने वो काम जो किया था वो बड़े मन से किया था। और मैं आज भी कहता हूँ कि अब मैं उन गलियों में जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनमें कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने आए थे दिल्ली, जो कार्यकर्ता थे, जिनको मैंने खड़े होकर टिकट दे दिया। आपको सुना भी देता है कि क्यों चले गए थे आप इस पार्टी में? अभी अच्छा संस्मरण है, मैं अभी दुबई गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस ईश्वर करे कोई ऐसा पड़ोस में ना मिले जो बस नमस्ते करके सो जाए। तो एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे नमस्ते करा और बैठ गए। और पहला सवाल जिन्होंने कहा कि मिल गया, बहुत नाराज हैं आपसे हम। मैंने कहा यार ये क्या है। और वो इतने ज्यादा नाराज थे कि 3 घंटे में मैंने अपनी सीट लंबी कर ली 180 सोने के लिए। तो वो झांक झांक के मुझसे कहते थे, तो फिर जो ये हुआ था ये आपने बहुत गलत किया, आप इसे छोड़ गए। अच्छा, वो क्या था, एक तो वो घर से ही संतृप्त होके आए थे और थोड़ा उन्हें वो जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसने भी थोड़ा उन्हें तरलीकृत कर दिया था। तो वो मुझे जगह जगह के कहें, खुद तो आप चले गए कविता पढ़ने, हमें ये छोड़ गए आप दिल्ली में जेल ले गए। तो लोग मिलते हैं तो सुना देते हैं, वो सुन लेता हूं मैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। अपराध हमारा है तो सुनेंगे भी हम ही। पर आपने इस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी और आपको एक आम तौर पर सवाल उठा, सिर्फ आप ही ने सवाल नहीं उठाया, आपके सपोर्टर्स ने सवाल उठाया, आम दर्शकों ने सवाल उठाया कि कुमार विश्वास राज्यसभा में क्यों नहीं गए, जब वो सबसे मुखर आवाज थी। क्या आपको लगता है कि अक्सर आप उस पर पार्टी के सुप्रीमो पर तरह तरह के तंज कसते हुए नजर आते हैं? नहीं, देखिए क्या है, ये अंदर अंदर तो पहले लगातार बात चलती रहती थी और मैं लगातार बोलता रहता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो उन्हें शायद ये लगता हो कि यार ये आदमी अगर यहीं बोल रहा है इतना ज़्यादा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक सारी सरकारों में हुई हैं, मनमोहन सिंह के टाइम में हुए हैं। हम ऐसे पड़ोसी के सामने हैं जहां हमें गुप्त रूप से काम करने पड़ते हैं। लेकिन जो ये जो सरकार आई, पिछली बार आई, इस सरकार को अपना प्लेसमेंट पता था, अपनी ब्रांडिंग पता थी, अपनी पोजीशनिंग पता थी, उसके मार्केटिंग लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने उसे ठीक से पोस्चर करा। अब चाहे राजनीतिक लाभ के लिए था, चाहे कैसा भी था, लेकिन सेना ने किया है। और मेरी सेना मेरा देश का गुरूर है। मेरे अकेले चुपचाप बचे रहने की संभावना का नाम सेना है। देश में जो 2-3 इंस्टीट्यूट बचे हैं जिनके प्रति इज्जत बची हुई है, उनमें से एक सेना है। मैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पॉलिटिकल जो मेरा अपोनेंट है वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए, मैं वही भाषा बोलूं जो पाकिस्तान में अगले दिन छपे, इसके लिए मैंने जबरदस्त विरोध करा। मैं लड़ा बहुत बुरी तरीके से, गाली गुफ्तार की, और मैंने कहा मैं बयान नहीं दूंगा, मैं किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। उनका एक चिंटू था, वो बाहर आया, वो सबको लगा रहा था कौन कहां जाएगा। भैया आप कहां बयान देंगे? मैंने कहा कान के नीचे बयान दूंगा तेरे अभी। तो क्योंकि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा करा था, अंदर जाके कहा कि कुमार भैया ये कह रहे हैं कि कान के नीचे जवाब दूंगा। तो मेरे को आके नेता ने पूछा, अरे यार तूने उसको ऐसा कह दिया। मैंने कह दिया नहीं, दौड़ा के मारूंगा, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहा है तू? ये कल छपेगा। तो एक छपेगा हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। मैंने यही कहा कि कल पाकिस्तान में छपेगा। तो एक पत्रकार से नेता और नेता से पत्रकार बने ज्ञानी सज्जन बोले, अरे सर बहुत दिन मीडिया चलाया, कहीं कोई नहीं छपता छपाता है, आप बेफिक्र रहिए कुमार साहब, बेफिक्र रहिए। अगले दिन देखा तो फ्रंट पेज पे डॉन में छपा कि दिल्ली सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए। मैंने कहा क्या है, क्या मतलब है इस बात का? तो अब ये तो भाई आपके घर का कोई आदमी, आपका भाई, आपका दोस्त है ना, 5 पैग 6 पैग दारू पी के कुएं में गिरने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? लटक जाएंगे, मत जा, खींचेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। ये जो आपके अमित देवगन होने का जो ब्रांड है, इसको हटा के पीछे लटक जाएंगे। मैं यही तो कर सकता था, पर उसने कहना था मैं गिरूंगा ही और तुझे लेके गिरूंगा। तो मैंने कहा फिर गिर जा, मुझे लेके मत गिर। मैं बाहर खड़ा हूं, तू गिर भाई। मांग रहे पिछले 3-4 महीने से, जब से 2019 के लोकसभा के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल चुपचाप हो गए हैं। वो गाये बगाए नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का समर्थन भी कर देते हैं। ऐसा बदलाव क्यों दिख रहा है आपको? ये तो 6 साल का है, वरना 12 साल लखो भोगली में तो सीधी नहीं होती। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये तो 6 साल का है। कहीं अभी चुनाव हो जाने दीजिए, जो भी परिणाम अच्छा बुरा होगा वही भाषा लौटाए। अभी डेनमार्क जाने से भी उनको रोक दिया, तब भी कुछ नहीं बोले वो। हाँ, वो डेनमार्क अपने 5 मित्रों को लेके, 6 मित्रों को लेके बताने जाने वाले थे कि यूरोप में प्रदूषण मुक्ति ऐसी कैसी हो जैसी उन्होंने दिल्ली में कर दी है।
तो वो फिर मुझे लगता है कि डेनमार्क को लगा होगा कि भाई वहाँ बहुत प्रदूषण है, यहाँ मैं तो वहाँ भी गया हूँ। तब भी कुछ बोले नहीं, और जबकि अर्थव्यवस्था में इतनी हालत देश की फिलहाल इतनी बेहतर नहीं है, उन्होंने बोला हम वित्त मंत्री के साथ खड़े हैं। 370 पे भी वो सर्जिकल स्ट्राइक पे साथ नहीं थे, लेकिन 370 पे साथ हैं। वो सर सबके साथ खड़े हो जाएंगे, जब तक चुनाव होगा तब तक सबके साथ खड़े हो जाएंगे। चुनाव के बाद फिर एक बार बैठिएगा, फिर देखेंगे। एक 5 अगस्त वाला आपका ट्वीट मैंने निकाला है, दिल पर चट्टान रख कर ट्वीट कर रहे हो ना, बौने में आगे पढ़ना नहीं चाहता है। ये बौने क्यों कहते हैं आप उनको? ये ट्विटर पे मुझसे कई लोगों ने पूछा जब मैंने बताया मैं कुमार विश्वास का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। ये कोई शारीरिक व्याधि के लिए नहीं है जी, ये सोच के बौनेपन के लिए है। आत्ममुक्त मतलब खुद पर ही फिदा जी, कि हम ही हैं और हम सब कुछ हैं। तो ऐसा मैंने एक नाम ले दिया, बस योग अच्छे नाम आप नहीं है। मैंने मुरारी बापू को युग तुलसी कहा, आज तक भी नाम चल रहा, उस पर आप चर्चा मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन उसके आगे भी आपने बोला अब कुछ भी कर ले, लेट भी जा, सीधा पर काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में लोग जो समझ जाते हैं वो एक बार दोबारा फिर हो नहीं पाता है, ऐसा अंदाजा मुझे लगता है कि लोग इतने समझदार तो हो गए होंगे। मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं कभी भी अपनी बात में नाम वाम नहीं लेता हूँ। अब वो लोग समझ जाते। हमारे एक कवि थे माणिक वर्मा, उन्होंने आपातकाल में एक कविता लिखी थी। उन्होंने कहा कि मंच पे कवि ने कह दिया कि सरकार चोर है, तो सुबह उसे दरोगा जी ने पकड़ लिया। बोले अच्छा बेटा, 10,000 लोगों के सामने सरकार को चोर कहा, चलो थाने। उसने कहा जी मैंने ये कब कहा था, भारत की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है? तो दरोगा बोला अच्छा, जैसे हमको पता ही नहीं हो कहा कि सरकार चोर है। तो मैं लिखता हूँ आत्ममुक्त बौना, नीचे उसके 5-6 चिंटू शुरू हो जाते हैं, हमारे नेता गाली दी, हमारे नेता। अरे मैंने नाम नहीं लिखा भाई, तुम्हें कैसे पता चल गया? आपने, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आपने रामायण को एक नए अंदाज में पेश करना शुरू किया है। इसके लिए वाकई आपके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत इस युग में आप इस देश को, इस देश की संस्कृति के साथ जोड़ने का बहुत जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप रामायण को उसी तरह से युवाओं को सुना रहे हैं जैसे आप अपनी कविताएं सुनाते हैं। अपने अपने राम का ख्याल आपको कहां से आया? ये मुझे इसलिए आया कि मेरे घर में बच्चों ने ये पूछा, परिवार के बच्चों ने, राम पर मैं कुछ बोल रहा था 3-4 वर्ष पहले, तो एक लड़की ने, हमारे घर की भतीजी ने मुझको कहा कि चाचा बाकी सब ठीक है, बट डोंट यू थिंक कि राम को, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में नहीं भेजना चाहिए था? तो उसने मुझसे सवाल किया और मुझे लगा इस पर एक नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान राम को लेकर भारत में सियासत भी बहुत होती है, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। एक पार्टी कहती है कि भगवान राम का मंदिर हम बनाएंगे, और दूसरी पार्टी कहती है ये भगवान राम को पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है भगवान राम की अहमियत समझाने के लिए जो आप राम कथा कर रहे हैं ये बेहद जरूरी है? पहली बात तो राम कथा नहीं है, कहानी सबको मालूम है। इसका नाम है अपने अपने राम एनर्जी सेशन, जी, ऊर्जा सत्र। इसमें भी बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। अभी मैंने एक जगह बोला कि भाई जो नारा जय श्री राम है, ये नारा जो है राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राम का नाम तो मेरे गांव में जय सिया राम, सीताराम भैया, राम राम भैया, इसी में यूज हुआ था। श्री, जब आप कहते हो जय श्री राम, ये गुस्सा है, ये विक्षोभ है। राम के जीवन में गुस्सा है ही नहीं। उन्होंने तो रावण जैसे शत्रु को मारने से पहले भी उसे प्रणाम किया, और उसके मरने के बाद जब वो जमीन पर लेट गया घायल होकर, तो अपने भाई से कहा कि ये महाज्ञानी है, नीतिज्ञ है, इससे राज्य चलाने का ज्ञान लेके आओ। राम जैसा व्यक्ति जो वनवासियों को गले लगाता है, एक व्यक्ति जो शबरी के झूठे बेर खाता है, उसका नाम लेने वाला ये कह दे जोमेटो से कि मुसलमान लेके आया था मैं नहीं खाऊंगा, ये मूर्खता है, बेवकूफी की बात है, इसके खिलाफ बोला जाना चाहिए। तो बड़े लोग नाराज हैं, पर मैं फिर दोहरा रहा हूं, लक्ष्मी नारायण में जो बिना लक्ष्मी के नारायण को देखते हो वो नारायण के नहीं है। गौरी शंकर में जो बिना गौरी के शंकर को देखते हो वो शंकर के नहीं है। राधा कृष्ण में बिना राधा के जो कान्हा को देखते हो वो कान्हा के नहीं है। और ऐसे ही सीता राम में बिना सीता के सिर्फ राम का उपयोग करते हो वो राम के नहीं है। तो इस पे काफी लोग नाराज हैं। राम पर कुछ सुना दीजिए। मैंने लिखा था वो मैं सुना देता हूं कि राम मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं, और उनसे बड़ा सपना भारत ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा। तो मैं सुनाता हूं आपको कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम,
मानवता की खुली आँख के। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम। तो राम अपने अपने हैं, बहुत शानदार। मेरे अपने हैं, इनके अपने हैं, जो देख रहे हैं उनके अपने हैं। बिल्कुल। अब जो देख रहे हैं उनके पास भी चलते हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल से जानना चाहता हूँ कि आप किस चक्के का आटा खाते हो कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं है? अब बताइए अब कुमार भाई। मैं पतंजलि नहीं बोलूंगा वरना बाबा का ब्रांड मिल जाए। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए कि नकारात्मकता दुनिया में बहुत है, मेरे जीवन में भी खूब सारी है और मतलब लिपटी रहती है जैसे छुटाई है तो लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिए, तो जो करेंगे वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। अब आज जाके आप कुछ लोगों का चेहरा देखिएगा, राजनीति में देखिएगा, जिंदगी में देखिएगा, टीवी पे जो बहसें करते हैं उनके चेहरे देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं अंदर जो कुछ चल रहा है वो उनके चेहरे पे आ गया होता है। कईयों की तो आंखें चैनल में यूं गोल गोल हो गई हैं, वो 5-6 साल से लगातार टीवी पे ही बैठे हैं, शाम को 6 बजे बैठ जाते हैं, 11 बजे तक जय जय करते रहते हैं। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। कुमार सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि आपकी एक कविता थी कि वे कहें तो दरबार लगाएं, वे कहें तो जयकार लगाएं। ये वे कौन है? इनका ये किस पे? इनको वे पे सर, ये वे जरूरी है। ये जो कविता है जो आपने जिसका नाम लिया है, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के। तो ये जो वे है ये हर दल में है, ये मत समझिए कि केवल हमारे साथ थे, ये हर दल में है। आप एक वाक्य बोलिए, उन दल के चिंटुओं का, उनके भक्तों की टोली जो आपके चारों तरफ मक्खी की तरह कूदती है, जब तक आपको सब गाली दे रहे हो, हमको सब गाली देते हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, जो अपने हैं वो तो दुगनी तब तक आप मानिए कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप कबीर की राह पर हैं। ये वे सब जगह हैं और ये वे सत्ता में है, छोटी बड़ी हर तरह की। एक आपका वीडियो दिखाते हैं जिस पर आपको कुछ लोगों ने बड़ा ट्रोल करने की भी कोशिश करी। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो आपने उनकी तारीफ कर दी थी, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो प्रधानमंत्री 2014 में बन भी गए। वो वीडियो देखते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप दिल्ली में तो बैठोगे ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है। शायद ईश्वर करे, माँ करे, आपके हाथ उठे इस क्षण मेरी जिह्वा पर सरस्वती को बैठे। अब आपने बोला कि सरस्वती बैठती है और आप तो दिल्ली में बैठोगे ही। देखिए मैंने 2006 में पहली बार बोला था, रिकॉर्ड आपके पास 2009 वाला आया जी, तो मैंने उन्हें शुभकामना दी। 2006 कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2006 में शुभकामना दी। मतलब आप तभी से मोल ले लेते हैं। नहीं तो भाई उन्होंने शुभकामना ली, मैंने दे दी तो वो बन गए, हमारा ले ही नहीं रहा तो हम कहां से दें। तो दूसरे वाले को भी नहीं दिया आपने 2019 के अंदर, राहुल गांधी को ही दे देते। नहीं वो कोई नियोजित शुभकामना नहीं थी जी। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरी निकटता या मैत्री 2002 के आसपास की है, पर वो निजी मैत्री है, उस पर ज़्यादा चर्चा करनी ठीक नहीं है। मैं जब अहमदाबाद गया हूँ, गुजरात गया हूँ, तो उनसे मिला हूँ, साथ बैठा हूँ, भोजन किया है, चर्चाएँ की हैं। वो कवियों के, साहित्यकारों के संपर्क में तब से रहते, और आप देखते हो उनके भाषण में जो कवि सम्मेलन से पाई हुई सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, स्टाइल्स हैं, जैसे कवि सम्मेलन की स्टाइल है, आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर समर्थन करें, ये कवि सम्मेलन की स्टाइल है, ये नेता की नहीं है। लेकिन अक्सर आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, एक बार पूरा समूह दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए, ये वहां से आया है। तो एक आदमी की ग्रूमिंग होती है। उन्होंने कवि सम्मेलन रात भर बैठ के सुने, वो हमारे संयोजक रहे, उन्होंने कराए कवि सम्मेलन जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर बैठते थे। तो प्रधानमंत्री बनकर तो हमारा नुकसान ही हो गया कि हमारे प्रोग्राम कम हो गए उनको सुनने वाले जिनमें वो बैठते थे।
लेकिन जो आपने उनके लिए मनोकामना करी या फिर जो उनको आपने बधाई दी, वो बधाई आप किसी और नेता को देना चाहेंगे आने वाले समय के अंदर? मेरे अंदर से निकलेगी, अगर नेता ऐसा काम करेगा, ऐसा लग रहा होगा, सामने बैठा होगा। और मुझे उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने कविता नहीं पढ़ी? बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के सामने कविता पढ़ी, कितने मुख्यमंत्री मिले, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग देश। मेरे मुंह से तो नहीं निकली, मेरे मुंह से अंदर से निकल ली थी, अगली बार ना बने यूं, इस बार बैठा है भैया। हिंदी के लिए आपका प्रेम जग जाहिर है। हिंदी दिवस पर आपने मार्कंडे काटजू की, मैं ये कहूंगा कि हिंदी कर दी पूरी तरह से। शुद्ध हिंदी के अंदर जवाब दिया, वो समझ नहीं पाए होंगे, तो समझा दीजिए जरा। नहीं, मैंने उनको समझाया था, अब तो मैं भूल भी गया मैंने क्या लिखा था, लेकिन मैंने ये लिखा था उनको कि भाई हे चिरमुख अतिसार व्यधि पीड़ित। इसका मतलब हुआ अब मैं यहां तक बताता हूं। हे चिरमुख अतिसार व्याधि पीड़ित। अतिसार कहते हैं पेचिश को, जी जी। मुख कहते हैं मुख से जो की जाए, जी। व्याधि कहते हैं बीमारी, यानी कि मुख की पेचिश के बीमार के पुराने पीड़ित। जी, ये तो पहला वाक्य हुआ। जी। उसके बाद आपने बड़ा लंबा लिखा, अपनी अज्ञानोपदित अखंड अमान्यताओं के इस अविरल मल प्रवाह में मेरी ट्विटर को अकारण टैग करने की इस 90 मेरी भी जीभ पूरी तरह से घूम गई है इसको बोलते हुए। तो मैं उन्हें हिंदी की ताकत बताना चाहता था। नहीं, ताकत तो आपने अच्छी तरह से बताई, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आपने। नहीं, वो बड़े हैं, मुझे ऐसा लिखना नहीं, पर मैं तो देखो मैंने फॉलो नहीं करता, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करता। पता नहीं कहां से आके उन्होंने हिंदी को सुबह से गाली देनी शुरू करनी, 14 तारीख के दिन, हिंदी दिवस के दिन गाली, सुबह गाली, शाम गाली, और मेरे को टैग कर दें वो। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये श्राद्ध का पहला दिन है, मैं तुम्हारा तर्पण करता हूं जीवित का, अब तुम मुझे पिंड छोड़ो। तो उसमें फिर वो अभी हिंदी राष्ट्रभाषा हो, इसको लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ गई। आप हिंदी के बड़े कवि हैं, व्हाट इज योर टेक? आपका कहना क्या? देखिए क्या है, इस देश में आप अंडमान निकोबार चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, हिंदी सबको समझ में आती है और सब बोलते हैं। लेकिन क्या है कि हिंदी राजनीति का शिकार है। दूसरा तो एक तो मुझे हिंदी वालों से कहना होगा, फ्रांसीसी कवि पढ़ते हो, शेक्सपियर पढ़ते हो, स्पेनिश कवियों का जिक्र करते हो, लेकिन तिरुवल्लुवर को नहीं पढ़ते हो। आप सुब्रमण्यम भारती को नहीं पढ़ते हो, आप बंगाल के कवियों को नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो अन्य भाषा के कवियों को भी हिंदी वालों को पढ़ना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा। सीताकांत महापात्र को पढ़ना पड़ेगा, उड़िया लेखक को। और हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, पूरे देश में चलने वाली भाषा है। हमारे दूसरे भाषा के जो दोस्त हैं उनके मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि आप पे थोपी नहीं जा रही है। धारा 370 हटने के बाद आपने सरकार का पुरजोर समर्थन किया और आप पे आरोप यह है कि आपने तो सरकार के प्रवक्ताओं से ज्यादा उनका समर्थन किया। लेकिन मेरा ख्याल है आरोप पुलाने से पहले आपको वो वीडियो ध्यान करना चाहिए जिसमें महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पे मैंने इसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जहर उगला था और मैंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले दो ध्वज दो विधान के बीच बैठ के शपथ दिला रहे, कहां चला गया मुखर्जी का बलिदान। भक्तों और भक्तों की बुआ सबसे पहले मैंने ही बोला था, जिस पे भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती थी, मुझे गालियां बकते थे। तो आप गलत करोगे तो गलत बोला, भाई आपने गलत किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। उस सरकार क्या हो जाता, 17 राज्यों में आपको भक्त बना दिया सबने जब आपने धारा 370 का समर्थन किया। धारा कुमार विश्वास मोदी के भक्त हो गए। मैं कहता हूं कि वो मोदी करें, वो अमित शाह करें, कल को वो राहुल गांधी करें, कल को कोई और आके करे, अगर धारा 370 का कोई करेगा, समान नागरिक संहिता देश में क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आबादी बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं दो हो क्या गया है, आप मुद्दों पर बोलिए, आपको समूहों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे हमारी पार्टी जब बनी तो उसमें तय हुआ हर विषय पर। धारा 370 को चिदम्बरम साहब जैसे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल है इसलिए मोदी सरकार ने वहां पर कर दिया है, उसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया। देखिए वो तो राजनीति में, आपको पता, मेरे को एक नेता मिले थे कांग्रेस के, जब सरकार पहली बार मोदी जी की आई थी उसके 6 महीने बाद, वो 10 साल मंत्री रहे। तो मैं लंदन जा रहा था तो पड़ोस की सीट पर ही थे, तो मैंने उनसे कहा यार भाई आप तो बहुत फ्री हो गए होंगे, 10 साल मंत्री रहे, लोग सुबह आना जाना लोगों का इतना। बोले नहीं बहुत अच्छा हो गया है, अभी 4-5 साल के लिए, तब तक उन्हें अंदाजा था 4-5 साल ही है, अब तो ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं बेटियों को देख रहा हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई, संपत्ति इधर उधर थी, उनको मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है? बोले पॉलिटिक्स का क्या है, सुबह ANI वाला आता है, जो भी मुद्दा होता है इसमें यह बोलना पड़ता है कि ये सरकार का कदम देश विरोधी है, हम इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है देश के, तो ये आदत हो गई है। आपने कश्मीर पर एक बहुत सुंदर गाना भी बनाया है और उसको आपने गाया भी।
मैं चाहता हूं कि उन तमाम सैनिकों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए जिनकी छाती 370 हटने के बाद चौड़ी हो जाती है, अगर आप सुना पाएं तो मैंने कश्मीर पे एक गीत लिखा जिसमें मैंने कश्मीरी भाइयों और बहनों को जो इसको टीवी को देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, लगभग हमारे 10 चैनल्स के माध्यम से। तो बहुत आभार मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी केवल सरकार की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, अजीत डोभाल की नहीं है, जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। जिन लोगों ने भी ये कहा कि हम कश्मीर में मकान खरीदेंगे, वो इस देश के खिलाफ हैं, वो इस मोहब्बत की मुहिम के खिलाफ हैं। मैं कश्मीर में मकान कभी नहीं खरीदूंगा। कश्मीर के हर शायर का घर मेरा है, कश्मीर के हर लेखक का घर मेरा है। उसके घर में जो एक कोने में जगह होगी, वहां जाके लेटूंगा, 4 गजलें उसकी सुनूंगा, 4 अपनी सुनाऊंगा। जिन लोगों ने भी ये बात कही वो बिल्कुल गलत बात कही। तो मैंने कश्मीर के लोगों में आत्मविश्वास भरने के लिए एक गीत लिखा था, कश्मीर से हमारा जुड़ाव क्या है, उस पर मैं उसका एक बंद सुना देता हूं कि ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदद ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। कुमार विश्वास की नजर में राष्ट्रवाद क्या है? 1947 के बाद इस देश ने एक संविधान बनाया है, उस संविधान की मर्यादा रेखाएं हैं, उनसे बाहर जो भी आदमी जा रहा है वो राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर उसका आवरण ओढ़कर अगर आप चाहते हैं कि संविधान के मानक को ध्वस्त करें तो मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं एक आस्तिक हिंदू हूँ, गीता में विश्वास करता हूँ, लेकिन ईश्वर ना करे प्रकृति किसी क्षण मुझे गीता और संविधान में से एक चीज चुनने का अवसर दे तो मैं संविधान चुनूंगा। एक बात बताइए कुमार साहब, अगर और ये बात मैं चाहूंगा, जी ये बात मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो इस्लाम में ईमान रखते हैं वो भी कहें कि कुरान में, कुरान शरीफ में जो खुदा का हुक्म है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने यहाँ पृथ्वी को दिया है, उस संदेश में और अगर संविधान में चुनने का अवसर आए तो हम संविधान को चुने। ऐसा ही बाकी धर्म भी बोले। तो मेरे लिए तो यही है। तो राफेल भारत के बेड़े में अब शामिल हो जाएगा 5 महीने बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसको लेने गए थे, उन्होंने ओम क्या बना दिया, नींबू क्या रख दिया, तूफान खड़ा हो गया इस देश में। मैंने भी देखा था। तो आपको आपत्ति लग रही है? बिल्कुल नहीं, इसमें क्या आपत्ति है? आपकी सेना की सारी बटालियन, जय भगवान जाट बलवान, भारत का संविधान, भारत माता की जय, हर हर महादेव, नाराए तकबीर लगा के आपने ये आंदोलन खड़ा किया है। हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद दिया है आपको। आप अलग अलग धर्मों से, वो हिंदू हैं, देश के रक्षा मंत्री होने के अतिरिक्त वो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। इससे पहले जो नौसेना में एक बेड़ा सम्मिलित हुआ था, उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री जी थे, मैं कल वीडियो देख रहा था, ए.के. एंटनी साहब, उनकी पत्नी ने क्रॉस बनाया। मेरे लिए वो भी पवित्र है, वो भी अच्छी बात है। अगर रक्षा मंत्री कोई हमारे मुसलमान होते और ये यहां खड़े होकर सफर की दुआ पढ़ते जो पढ़ी जाती है, तो मैं उसके लिए भी खुश होता। देश के अंदर हमने कई बार देखा कि मोदी का विरोध हो जाता है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते लोग देश का विरोध क्यों करना शुरू कर देते हैं? मोदी इस बात को एंजॉय करते हैं, उन्हें पता है कि ये मूर्ख यहां के फंसेंगे उनको अंदाजा है। और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुतार्किक बात करके विरोध करने वाले, हमारे वाले के साथ भी तो ये चक्कर था भाई। अब क्यों नहीं कर रहा? करना, अब बोल मोदी के खिलाफ। पड़ गए, हो गई ठंडी। हम भी तो यही कह रहे थे। हम क्या कह रहे थे यार, नेता अपनी जगह, अब वो प्रधानमंत्री बन गया भाई, अब उसके निजी जीवन पर टिप्पणियां बंद करो, हर बात में उसे गाली देना बंद करो। तुम्हें जो नाली सौंपी है वो देखो। मैं एक और नेता दिखाता हूं आपको, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं।
क्यों? अच्छा देखिए क्या है, राहुल गांधी इस पूरे देश की व्यवस्था में कंपैरेटिव एनालिसिस का शिकार हैं। अब चक्कर क्या है, सामने उनको ऐसा प्रतिद्वंदी मिल गया है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो जो दूसरे वाले हैं देश के, हाँ मतलब मैं तो अहमदाबाद गया था, मैंने लोगों से कहा यार एक मांगा था तुमने 2 भेज दिए, बताओ। वो दोनों इतनी मेहनत करते हैं कि फिर लोगों की तुलना होती है। तो ये राहुल गांधी के लिए मेरी निजी सलाह हो सकती है, वो भद्र पुरुष हैं, भारतीय राजनीति के भले आदमी हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दुर्भाग्य से, राहुल द्रविड़ इतने बड़े करियर था उनका, सौरभ गांगुली इतना अच्छा करियर था, लेकिन संयोग से वो एक ऐसे आदमी के समय में पैदा हुए जो उनसे दुगनी सेंचुरी मार रहा था। अगर राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली उस वक्त पैदा होते जब सचिन नहीं थे, तो आज वो देश के और बड़े स्टार होते। उर्दू में एक शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते। अच्छा, ये कुमार विपक्ष होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। कुमार विश्वास जी, ऐसा क्यों है कि आपके हर पार्टी में दोस्त हैं? मैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का इंटरव्यू कर रहा था इसी स्टूडियो में बैठकर, आप देखिए उन्होंने आपके लिए क्या बोला। कुमार विश्वास क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? एक लाइन, उन्हीं का एक लाइन गाना चाहता हूं। जी जी जी। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर विश्वास की बेचैनी तो ये बादल समझता है। तो बेचैनी आप समझ गए, क्या मतलब है इसका? इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी कविताएं तो कांग्रेस भी यूज करती है अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे, आरजेडी भी यूज करती है, समाजवादी पार्टी भी यूज कर लेती है, उसके प्रवक्ता भी यूज कर लेते हैं, ये भी यूज कर लेते हैं। और कवि का की तार्किकता, सार्थकता यही है कि उसका लिखा हुआ सबको प्रयोग में आए, पर वो अपने हिसाब से यूज करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जी, अब जब इनका आपके इस गाने का जिक्र आया, इस छंद का जिक्र आया, तो अगर मैं आपसे नहीं गवाऊंगा तो मुझे तो ट्विटर पे लोग छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो बहुत मशहूर है, सबने सुन रखा है, सबने सुन रखा है, सबने नहीं, पूरे देश ने सुन रखा है, लेकिन इस मंच पर लोग सुनना चाहते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती। नहीं, आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं। मैं तुझसे ये तेरा, बोल सियावर रामचंद्र की। मैं क्या सुनाऊंगा, सबको याद है। चलिए मैं आपकी किताब पर वापस लौट कर आता हूं। मैंने सुना है कि फिर मेरी याद किताब में आपकी पगली लड़की आपसे संवाद कर रही है, क्या कह रही है वो? आप पढ़िए किताब और पढ़ने के बाद बताइए, सुना दीजिए ना। पढ़ने के बाद बताइए कि क्या है इसमें। कई कविताएं तो ऐसी हैं जो बहुत अलग है। जैसे मैं एक बार IIT BHU गया था, तो मैं पगली लड़की पढ़ के बाहर आया, तो पीछे 2-3 लड़कियां थी, तो मुझे लगा ये प्रशंसा में ही सब मिल रहे हैं, ये मिलेंगी, वेरी गुड सर। तो उसने एक ने मुझसे कहा कि आप क्या ये करते रहते हो, आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? तो बोले आप उस लड़की को गली गली जाके सुनाते हो कि वो पगली लड़की ऐसी, उसके बारे में सोचो, कभी फोन किया है उसे, कभी मिले हो उसे? तो मैंने कहा फोन तो नहीं किया। तो बोले जब तक उसकी ओर से कविता नहीं लिख लो तब तक मत पढ़ना। वो कह के वो लड़की चली गई। मुझे भी लगा कि यार ये तो बात है। तो इसमें मैंने एक कविता लिखी है, मनोज वाजपेयी ने कपिल शर्मा शो में सुनाई भी थी, मुझे अच्छी भी लगती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर। वाह कर सकते हैं आप। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमटकर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों में एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन। इसमें बिल्कुल प्रायोगिक बातें हैं। देखिएगा कि कैसा लगा होगा मेरा फोन अगर जाए, उसको कैसा लगेगा कि सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, रूप जीवाओं के मोहल्ले में, सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। आप आए और हम एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप अपने अंदाज में उस पर एक लाइन पढ़ दीजिएगा। पहली इमेज राहुल गांधी की है, वो इमेज हम स्क्रीन पर डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या करूं, नहीं बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। वो एक लाइन काफी है। एक दूसरी इमेज आपके परम मित्र की है, मैं दिखाता हूं वो भी, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी,
आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं जी। साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, साहिल पे रख सका नहीं खुद को संभाल कर, वो जिसने रख दिया था समंदर उछाल कर। तीसरी इमेज इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है कुमार विश्वास। इनसे मैं क्या कहूं, हम न लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। अब चौथी इमेज मैं इस रिश्ते की आपसे जानना चाहता हूं, ये बुआ बबुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप खुद आते हैं, तो ये जब साथ हुआ और जब ये साथ छूटा तो क्या ध्यान में आया आपके? देखिए, मैं बहन जी के गांव के पास का हूं, तो मेरी बड़ी बहन लगती हैं वो, और अखिलेश जो है उनके पिताजी की हिंदी सेवा का मैं बड़ा प्रशंसक हूं। कई बार घर वाले भी गलती कर देते हैं, बस व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तो मिले ही नहीं। अगली फोटो मैंने नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जबरदस्ती डाली है। अब इस पर कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते? मेरे शब्द बहुत कीमती हैं साहब। चलिए, कुमार विश्वास आप यहां तक आए और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी इस किताब के लिए पीछे इनकी भी फोटो आ गई। अरे क्या बात है जी। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपकी इस कई बार क्या होता है जी कि सेमीफाइनल में दो या क्वार्टर फाइनल में दो टीमें खेल रही होती हैं जी, तो कई देश इस बात में लगे रहते हैं कि फला वाला हार जाए तो हम आगे निकल जाएंगे जी। तो ये उसी में हारे हुए देश हैं। चलिए, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, कुछ गुनगुनाना चाहें तो। मैं आप सब लोगों से और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो अपने अपने नेताओं, अपनी अपनी पार्टियों के चिंटू बनने की बजाय इस देश के और इस मनुष्यता के प्रति समर्पित होना शुरू करिए, क्योंकि अगर देश के लोग अपने देश की तरफ ध्यान देंगे तो नेता फिर देश की तरफ ध्यान देंगे, अन्यथा नेता आपको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, वो चुनाव जीतते रहेंगे और देश हारता रहेगा। तो देश का मसला हो तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश के स्वाभिमान का मसला हो तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। जी। तो आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल होगा, विश्वास किसके साथ होंगे? देश के साथ। देश के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाना पड़ेगा आपको, कुछ तो